भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुंबई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और यशस्वी लोकप्रिय विधायक और इस ब्रह्मा रिसर्च फाउंडेशन के माननीय संरक्षक, जिस दिन मुझे आशीष सेलार साहब ने फ़ोन किया था और इस कार्यक्रम में आने के लिए आग्रह किया, मैं इनके जीवन के राजनीतिक पक्ष को जानता था, लेकिन एक थिंक टैंक के साथ जुड़ करके देश की नीति निर्धारण में किस तरह से ये अपनी भूमिका निभाते हैं, ये जान करके मेरा इनके प्रति सम्मान कई गुना और बढ़ गया। मेरे मित्र आदरणीय आशीष सेलार जी, ब्रह्मा रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक, और जब इन्होंने पानी के विषय में अपनी बात भूमिका रखते हुए कही, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि जब इन्होंने बोलना शुरू किया और जब इन्होंने संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया और पानी के बारे में जो आंकड़े इन्होंने देना शुरू किया, मुझे लगा था कि आशीष जी को मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, ये पर्याप्त जानकारी जो है इस विषय में दे सकते थे। आदरणीय डॉक्टर विजय पाघे जी, जल को जीवन में मूर्त रूप से काम करके पूरे क्षेत्र में जो अपना कर्म क्षेत्र है उसमें एक नज़ीर, एक उदाहरण बनाने वाले, और शिक्षा के क्षेत्र में मैं जब स्टूडेंट था तब से मैं नरसिंह मोहन जी को जानता हूँ, इसलिए मुझे आपने परिचय कराया, ये आपकी इट्स वाज आपका यू आर काइंड इनफ एंड यू आर हम्बल इनफ दैट आपने बहुत जो है ह्यूमिलिटी के साथ में आपने परिचय कराया। मैं नरसिंह मोहन जी और उसकी ख्याति को जब मैं पढ़ता था तब से जानता हूँ। आदरणीय श्री अमरीश पटेल जी, इजराइल गवर्नमेंट के वाटर अटैची डॉक्टर लायोर आसफ जी, इस सभागार में उपस्थित विधायक आदरणीय अमित सातम जी, और इस सभागार में उपस्थित पानी के विषय में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए सारे एकेडमिया के लोग, जल के विषय में रुचि रखने वाले सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात करने से पहले ब्रह्मा रिसर्च फाउंडेशन का अभिनंदन करना चाहता हूं और विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय विजय पाघे जी का और आदरणीय आशीष सेलार जी का, कि ऐसे समसामयिक विषय पर जो आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, इस विषय पर ब्रह्मा रिसर्च फाउंडेशन ने इस वाटर समिट का आयोजन किया है। और मैं ये मानता हूं कि जब देश का ये तबका, इस तरह का तबका, इन सारे विषयों पर इस गंभीरता से विचार करने के लिए एकत्रित होने लग जाए, इन सब विषयों पर चर्चा और चिंतन करने लगे, तो निश्चित रूप से हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उस समाज ने ऐसे महत्वपूर्ण विषय की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है, और इस सब के नाते मुझे एक सुनहरा भविष्य सामने भारत का और भारत के जो है पानी के परिदृश्य का दिखाई देता है। ब्रह्मा रिसर्च फाउंडेशन ऐसे सारे विषयों पर, समसामयिक विषयों पर एक थिंक टैंक की भूमिका में जिस तरह से समाज में काम करता है, और भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े रणनीतिक विषयों पर भी जिस तरह से, और प्रभावित करने वाले सारे विषयों पर जिस तरह से चर्चा और चिंतन करता है, मैं उसके लिए ब्रह्मा रिसर्च फाउंडेशन की पूरी टीम का अभिनंदन करना चाहता हूं। इस वाटर समिट की जो थीम रखी गई है, इंडिया वाटर विजन 2040 एंड बियॉन्ड, 2040 के बाद भारत की क्या परिस्थिति होगी और पूरे वैश्विक परिदृश्य किस तरह से उसके कारण से बदलने वाला, और हम
आज उस पर किस तरह से तैयारी कर अपने देश को वाटर सिक्योर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है। मैं इस विषय में थोड़े कुछ शब्दों में आप सबके सामने अपने विचार रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, हम सब जानते हैं और पूरे विश्व में अनेक बार इस बात की चर्चा की जाती है, अनेक इस विषय में अपनी प्रामाणिक ज्ञान रखने वाले लोगों ने इस बात के कयास और अनुमान लगाए और कहा है कि दुनिया में यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा, अभी जो परिस्थितियां बनी है उसको छोड़ करके, यदि तीसरा विश्व युद्ध कभी होगा तो वो पानी को लेकर के होगा। क्योंकि दुनिया में कुल जितना पानी अवेलेबल है ऑन द अर्थ, ओनली 0.5% ऑफ द टोटल क्वांटम ऑफ वाटर इज ए पोर्टेबल वाटर। केवल आधा प्रतिशत पानी जो है वो पीने योग्य पानी के रूप में हम सबके पास में उपलब्ध है। और जो दुनिया के कुल आधा प्रतिशत मीन्स कुल पानी अवेलेबल जो है पोर्टेबल वाटर के इंडेक्स पे अगर बात करें तो दुनिया की 18% ह्यूमन पॉपुलेशन और 20% कैटल पॉपुलेशन के सापेक्ष भारत में हमको केवल 4% पीने का पानी मिला है। अभी डॉक्टर विजय पागे जब बात कर रहे थे तब इन्होंने कहा कि हमें वाटर डिविडेंड मिला है। अगर वैश्विक परिदृश्य में मैं देखूं तो हमें हमारे साथ में प्रकृति ने कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार किया है। लेकिन भारत में जो कुल रिसोर्स हमारे पास में अवेलेबल है, यदि उसकी दृष्टि से हम बात करें तो हमारा एनुअल पर्सिपिटेशन जो साल भर में जो बरसात होती है वो लगभग 1184 मिलीमीटर है, जो दुनिया के बड़े देशों में सर्वाधिक है। और पिछले 50 वर्षों का यदि आकलन किया जाए तो 50 वर्षों में कुल पानी की उपलब्धता, वेदर इट कम्स फ्रॉम पर्सिपिटेशन, बरसात से आता होगा, स्नोफॉल से आता होगा, स्नो मेल्ट से आता होगा, या इंटरनेशनल बेसिन से आता होगा, जो कुल जल हमें साल भर में उपलब्ध होता है वो लगभग 50 साल में डेस्पाइट थ्रेट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज वो लगभग उतना ही है। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमें हर साल बरसात से, बर्फ के गिरने से, बर्फ के पिघलने से और इंटरनेशनल बेसिन्स पे जो ग्रेविटी के कारण फ्लो होकर के बरसा पानी हमारे देश में आता है वो लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर है। लेकिन उसका हार्वेस्टेबल कंपोनेंट जो है वो लगभग 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर से होता है, क्योंकि बर्फ कुछ पहाड़ों में ग्लेशियर्स के रूप में जमा हो जाती है, कुछ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के रूप में पानी रह जाता है, कुछ जमीन में मॉइस्चर के रूप में पानी रह जाता है और कुछ पानी जो है बह करके समुद्र में चला जाता है। हार्वेस्टेबल कंपोनेंट जो है वो कुल मिलाकर के 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास है। डिबेटेबल विषय हो सकता है, कुछ लोग 1900 मानते हैं, कुछ 1836 मानते हैं, पर लगभग 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर के पानी के सापेक्ष 50 साल पहले या आज़ादी के बाद में जो हमारी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता थी, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दैट यूज्ड टू बी 5000 क्यूबिक मीटर्स, और आज वो आबादी के बढ़ जाने के कारण से और पानी की डिमांड के बढ़ने की चुनौती के होते हुए आज वो घट करके 1500 क्यूबिक मीटर पे आ गई है, 1/3 रह गई है। और जो सामान्य स्टडी पूरी दुनिया में की जाती, और इसमें जब मैं 1500 क्यूबिक मीटर की बात कर रहा हूँ, इसमें पीने का पानी से लेकर के इंडस्ट्री के पानी से लेकर के खेती में उपयोग किए जाने वाला सारा पानी सम्मिलित है। पूरी दुनिया की जो सामान्य गणनाएं हैं वो गणनाएं ये कहती है कि किसी सोसाइटी में यदि 1250 क्यूबिक मीटर से पानी प्रतिवर्ष उपलब्धता घट जाए, दैट सोसाइटी और दैट नेशन इज टू बी कंसिडर्ड एज वाटर स्ट्रेस्ड नेशन। हम बहुत तेज़ी के साथ में उस दिशा में बढ़ रहे हैं, पानी के कम होने के कारण से नहीं, अपनी आबादी के बढ़ने के कारण से और उपभोग के बढ़ने के कारण से। ग्लोबल सिनेरियो को यदि मैं देखूं
पूरी दुनिया में पानी की डिमांड जिस तरह से बढ़ती है, इट इज एस्केलेटेड विद 1% एवरी ईयर। और जैसे जैसे जो देश विकासशील देश विकसित देशों की श्रृंखला में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनकी डिमांड जो है कंपैरेटिवली और ज़्यादा बढ़ती है। तो हमारी डिमांड भी दैट वे इट इज़ इंक्रीजिंग, बिकॉज वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट एंड मार्चिंग रैपिडली टूवर्ड्स अ डेवलपिंग नेशन। सो इस दृष्टिकोण से हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती जो है वो सामने दिखाई देती है। अब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में इन सब चुनौतियों को देखते हुए यदि बात करूं, जैसा आशीष जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस और इसकी क्रिटिकलिटी को समझते हुए, अनुभव करते हुए, देश में जो पानी से जुड़े हुए विषय अलग अलग मंत्रालयों में चिंता किए जाते थे, चिंतन किए जाते थे, विचार किए जाते थे, पॉलिसी मेकिंग होती थी, इम्प्लीमेंटेशन होता था, उस सब को इंटीग्रेट करने के लिए 3-4 मंत्रालय और इसके 8 अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग डिविजन्स को इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाई। प्रधानमंत्री जी ने उसको इंटीग्रेट किया, एक नया मंत्रालय 2019 में बनाया। 2019 के चुनाव से पहले ही उन्होंने ये विजन देश के सामने रखा था कि हमारी अगली सरकार जब बनेगी तो हम जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय देश की जल समृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के हर सरपंच को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, लास्ट ऑलमोस्ट 250,000 2,50,000 देश में ग्राम पंचायतें, उन्होंने 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में सब ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने एक पत्र लिख करके भेजा कि हम जो ग्राम सभाएं आयोजित करते हैं, अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उस एक ग्राम सभा हम वर्ष में एक बार केवल और केवल पानी के विषय को लेकर के करें। और उसके बाद उन्होंने जल शक्ति अभियान की घोषणा की थी। जल शक्ति अभियान, भारत सरकार में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी, एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज और उसके नीचे काम करने वाले अधिकारी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल के अधिकारी, जल शक्ति मंत्रालय के टेक्निकल ऑफिसर्स, CWC के टेक्निकल ऑफिसर्स, ग्राउंड वाटर बोर्ड के हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, ऐसे सब लोगों की एक एक टीम बना करके देश के ऐसे जिले आइडेंटिफाई करके जो वाटर स्ट्रेस्ड हैं, ऐसे लगभग 250 जिले आइडेंटिफाई करके ये टीम्स जो हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में भेजी गई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को नोडल ऑफिसर बनाया गया और 4 विषयों पर वहाँ उन्होंने काम करने के लिए, मोटे तौर पर काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया। उन सब अधिकारियों को प्रधानमंत्री जी ने खुद उनके ट्रेनिंग सेशन में बात की और उनसे कहा कि हम अपने जिस जिले में हम जा रहे हैं उस जिले में फ्रीक्वेंटली वी हैव टू विजिट दैट डिस्ट्रिक्ट एंड व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर वाटर कंजर्वेशन। और दूसरा विषय जो उन्होंने उनको टारगेट दिया वो था कि हम अपनी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ का रिजुविनेशन जो है उनको रीस्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकते हैं। तीसरा विषय जो था वो था कि हम अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। और चौथा विषय अवेयरनेस बिल्डिंग फॉर द वाटर सेक्टर। हम स्कूलों में जाएं, हम कॉलेजेस में जाएं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएं, एकेडमिया से बात करें, जर्नलिस्ट से बात करें, सोसाइटी के थिंक टैंक से बात करें, इन्फ्लुएंसर से बात करें, उन सब से चर्चा करें और पानी के क्षेत्र में किस तरह से हम काम कर सकते हैं, एक सामान्य नागरिक इस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, इसके बारे में चर्चा करें, ताकि लोग, सामान्य जन में एक चेतना का भाव उदित हो। वैदिक ऋचाओं से लेकर के उपनिषदों तक सब जगह, अनेक जगह पानी के साथ में हमारा व्यवहार कैसे हो, कुएं पर के साथ हमारा व्यवहार कैसे हो, वर्षा ऋतु का संचय, पानी का संचय कैसे हो, पानी का उपयोग किए हुए पानी का निस्तारण कैसे हो, इनके बारे में विस्तार से आयतें लिखी हुई, विस्तार से ऋचाएं लिखी हुई। समय की सीमितता है, मैं एक एक विषय पर आपको विस्तार से उस विषय पर बात कर सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से, और हम सब लोग उसके दोषी हैं, चाहे हम मंच पर खड़े हुए लोग और आप सब लोग भी, कि वो देश जिसमें इतनी समृद्ध और समुन्नत परंपराएं थी, आज दुनिया का सबसे कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज वाला देश बना है। इसलिए हमारी चुनौती और भी बड़ी हो गई है। इसलिए ज़मीन का पानी, वाटर रिसोर्सेज जो हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस ओवर विड्रॉल के कारण से उनके ऊपर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। लगभग 20% ब्लॉक्स ऐसे हैं जो ईदर क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड है या ओवर एक्सप्लॉइटेड है, और उसके कारण से हमारी चिंता जो है वो निरंतर सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ते जा रही है।
जिस तरह से जमीन के पानी पर दबाव बढ़ा है, उसका समाधान केवल और केवल वर्षा के जल का संरक्षण है। लेकिन शिरपुर में जैसा अमरीश पटेल साहब ने कहा, इन्होंने पानी को रोकने के लिए एनीकट्स बनाए, एनीकट्स बना करके ज़मीन का पानी का स्तर बढ़ा। लेकिन देश की अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। उन भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनज़र अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का एक्वीफर्स है ज़मीन के नीचे। उसके रिचार्ज के लिए हमको अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना है। पूरे देश का एक्वीफर मैपिंग एक साथ साइमल्टेनियसली हो, हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस पर काम करना प्रारंभ किया और देश की 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स जगह में से हम लगभग 80% का एक्वीफर मैप कर पाए हैं। हमने उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, हेलीबॉर्न सर्वे, पहले एक्वीफर मैपिंग के लिए हम फिजिकल साउंडिंग करते थे, उसके बाद ट्यूबवेल्स खोदते थे। हम सिर्फ अब वो काम कैलिब्राइजेशन के लिए करते हैं। बाकी हेलीकॉप्टर्स के नीचे जो है मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करके उनके लूप्स डाल करके एक ग्रिड में फ्लाई करते हैं हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स, और उसके माध्यम से हम एक्वीफर्स को मैपिंग करें ताकि हम जान सकें कि हम पानी को कैसे ज़मीन के भीतर पहुंचा सकते हैं। जल संरक्षण के लिए और भूगर्भ के जल के पुनर्भरण के लिए हमको किस विधा का, किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। ट्रेंचेज खोदनी है, तालाब को गहरा करना है, इंजेक्शन वेल्स बनाने हैं, रिचार्जिंग शाफ्ट बनानी है, डक्ट्स बनानी है, किस तरह का काम कहाँ क्या करना उपयोगी होगा ताकि जो भी निवेश उसमें हो वो निवेश जो है वो लाभदायक हो, उत्पादक हो। इस दृष्टि से हमने उसमें काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट इरिगेशन पर काम कर रहे हैं। हमने देश में पहली बार नहरों पर भी स्काडा बेस्ड स्मार्ट इरिगेशन पे एक पायलट प्रोजेक्ट करके काम करना प्रारंभ किया है ताकि हम एक एक बूंद पानी से अधिकतम उत्पादकता कर सकें। भारत सरकार उसमें हैंड होल्डिंग करती है, भारत सरकार उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है वो होती है उसके लिए हम जन जागरण किस तरह से करें। जो जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, एकेडमिया के लोग यहाँ बैठे हैं, हम पानी के साथ में अपने बिहेवियर और उपयोग के पैटर्न को चेंज करने के लिए लोगों को किस तरह से एडुकेट कर सकते हैं, इस पर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। कैलिफोर्निया में जब ड्राउट आया था 4 साल पहले, दुनिया का सबसे समृद्ध प्रांत और अमेरिका के जो है इकोनॉमिक कैपिटल, उस कैलिफोर्निया में जब ड्राउट आया, कैलिफोर्निया में गवर्नमेंट को, सिटी गवर्नमेंट्स को आदेश करना पड़ा कि सारे जो है दुनिया में ऐसा मानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्विमिंग पूल्स अगर घर में कहीं है तो कैलिफोर्निया में, उनको बंद करना पड़ा सबको। और वहाँ जिस तरह के मिशन प्रारंभ किए गए, वेरी इनोवेटिव, आई हैव सीन दैट, कि उन्होंने एक पब्लिक फंड रेजिंग प्रोग्राम चलाया इंटरनेट पे, और मैं अमरीश भाई को कहूँगा कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आप डोनेट $10 अ ईयर, और उस $10 में हम एक आदमी को पानी किस तरह से बचाना है उसके लिए एजुकेट करेंगे। $100 करेंगे हम 10 लोगों को करेंगे, अगर कोई $1000 करेगा तो हम 1000 लोगों को उसके लिए एजुकेट करेंगे पानी के लिए, कि पानी बचाने के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं। इस तरह का फंड जो है एक प्लेटफॉर्म बना करके हम देश के किसानों को पानी को किस तरह से उपयोग करें, पानी को किस तरह से बचाएं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर किस तरह से होगा, कंजर्व्ड वाटर का जो है हार्वेस्टेड वाटर का कंजर्वेशन ठीक किस तरह से होगा, कंजर्व्ड वाटर का किस तरह से हम जुडिशियस यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ किए हुए पानी को रिसाइकल करके वापस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस पर कंप्लीट एजुकेशन जो है और समाज को शिक्षित प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इस तरह के प्लेटफॉर्म बना करके समाज के सक्षम समर्थ लोगों को काम करने की आवश्यकता है। इस चुनौती को समाधान करने के लिए भी हमको इस कंप्लीट इकोसिस्टम को समझने की आवश्यकता थी। हमने एक प्लेटफॉर्म बना करके इस पूरे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने का और इसका डेटा जो है एक जगह पूरा बिग डेटा के रूप में इकट्ठा करने में सफलतापूर्वक काम किया। आज कोई भी, अमरीश भाई अगर अपने क्षेत्र के ज़मीन के पानी की स्थिति को देखने चाहें, आप इंडिया वारिस पर लॉगिन करिए, अपने आप आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के दिन जल जीवन मिशन की हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, इसकी भी घोषणा कर चुके थे। उसके ठीक बाद में वो कार्यक्रम था। मैंने मंच पर खड़े होकर के उद्घाटन सत्र के ऊपर में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जब मैंने ये बात रखी और उन 150 देशों के प्रतिनिधि और दुनिया भर के वाटर एंड सैनिटेशन के सेक्टर में काम करने वाले लोगों के साथ में जब मैंने कहा,
गर्व और सम्मान के साथ में जब मैंने कहा कि हमने जो लक्ष्य 2030 का यूनाइटेड नेशंस ने हमारे जैसे देश के लिए तय किया था, हमने 2019 में 11 साल पहले पूरा किया है, और जो है देश में 11 करोड़ टॉयलेट्स बना करके दुनिया में हमारे देश को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त कर दिया। पूरी दुनिया के लोग जो हैं उनकी आंखों में श्रद्धा का भाव मैंने देखा है। जब मैं इंडिया पवेलियन में आकर के बैठा, कम से कम 48 देशों के प्रतिनिधियों ने आकर के मुझसे मुलाकात की। मोस्टली डेवलपिंग या मार्चिंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट करते हुए ऐसे अफ्रीका के देश थे। तीसरी दुनिया के उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने आकर के मुझसे भेंट की और मुझे कहा कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सब डेवलप्ड नेशंस हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है। हमारे लिए अगर कोई रोल मॉडल हो सकता है तो वो भारत हो सकता है, क्योंकि यदि भारत अगर किसी ऐसे सक्सेस को अचीव कर सकता है तो निश्चित रूप से हम भी कर सकते हैं। उस कार्यक्रम में उद्घाटन के दिन शाम को किंग ऑफ स्वीडन ने एक डिनर आयोजित किया था। उस डिनर की टेबल पे, क्योंकि भारत ने इतना अचीवमेंट किया है, मैंने जल जीवन मिशन की भी बात वहां रखी, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। भारत ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया था तो मुझे सौभाग्य मिला कि भारत को आजकल वैश्विक पटल पर आजकल मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में बहुत जो है एलिवेट हो गया, बहुत प्राथमिकताएं मिलने लगी। उस टेबल पर किंग ऑफ स्वीडन, उनकी पत्नी किंग जो है वो क्वीन साहिबा वो थी, जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव थे जो वाटर सेक्टर को लीड करते हैं, उनके सेक्रेटरी वाटर, ब्रिटेन के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर उस पर बैठे थे, और मैं, हम 5 लोग उस टेबल पर थे। उस टेबल पर चर्चा प्रारंभ हुई नदियों के संरक्षण की। किंग ऑफ स्वीडन ने बात करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि डैन्यूब जब स्वीडन में एंटर करती, क्योंकि वो 5 देशों से होकर के बहती है, कि डैन्यूब जब स्वीडन में एंटर करती है तब उसकी वाटर का जो क्वालिटी होता है, जब वो स्वीडन से बाहर निकलती है तब उसकी क्वालिटी जो है वो बेटर होती है। हमने डैन्यूब को इस तरह से प्रिजर्व करने का काम किया। जो ब्रिटेन के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा था जब 60 के दशक में थेम्स नदी जो लंदन में बहती है, हम उसमें उंगलियां डाल करके, उन्होंने इशारा किया, ऐसे उंगली डाल के कोई हाथ ऊपर करता था उसकी उंगलियों का रंग काला हो जाता था। इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण से थेम्स का पानी इतना प्रदूषित था, हमने उसको ठीक करने में सफलता प्राप्त की। जर्मनी के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने, वाटर सेक्रेटरी, उन्होंने राइन का जो उन्होंने रिजुविनेशन किया उसके ऊपर उन्होंने बात की। मैंने उनसे पूछा कि आपको इस समय में कितना समय लगा? तीनों देशों के प्रतिनिधियों के जवाब थे कि हमको 25 से 30 साल लगे। मैंने कहा, मैंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने 5 साल में गंगा को उसी स्तर पर हमने जो है गंगा को अविरल और निर्मल बनाने में सफलता प्राप्त की, केवल 5 साल। और मैंने आगे बढ़ करके उनसे, स्वीडन के महाराजा वृद्ध आदमी थे, मैंने उनसे कहा कि आपके देश में कुल जितनी आबादी है, स्वीडन की आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, उतने लोग रोज गंगा जी में स्नान करते हैं, और जितने लोग कुल मिलाकर के स्वीडन में हर साल जिनका देहावसान होता है, उतने लोगों का रोजाना जो है अंतिम संस्कार उस गंगा नदी के किनारे पर होता है। स्वीडन पूरे देश में जितनी पशु आबादी होगी उतनी गायें और भैंसें रोज उस गंगा नदी में जो है अपना पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए जाती हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरेक्टेड और लाइव रिवर 2600 किलोमीटर की नदी को जो है हमने सफलतापूर्वक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है अविरल और निर्मल बनाने में का लक्ष्य प्राप्त किया। मैं आप सब से आग्रह करूंगा कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन देश का सामान्य मानवीय उसके ऊपर काम करने की दिशा में आगे बढ़े। इस दिशा में हमें साथ में चलने की आवश्यकता है। और ब्रह्मा रिसर्च फाउंडेशन जैसे लोग इस आज की समिट में हम जब चर्चा करेंगे, तब निश्चित रूप से इस पर भी हम चर्चा करें कि हम किस तरह से लोगों को इस क्षेत्र में जागरूक कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वाटर स्मार्ट जनरेशन को खड़ा कर सकते हैं। अगर हम ये कर पाने में कामयाब होंगे तो जो सपनों का भारत माननीय मोदी जी बनाने को लेकर के चलें, और 25 साल में देश बाद में जब देश आज़ादी की 100वीं सालगिरह मना रहा होगा, तब हम देश को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उस स्तर पर ले जाने का मार्ग यदि कहीं से जाता है तो वो जल समृद्धि से जाता है, और जल समृद्धि का मार्ग यदि कहीं से जाता है तो आपकी और मेरी सहभागिता से जाता है। हम सब लोग मिलकर के इस काम के लिए जुटे। इसी अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। ब्रह्मा रिसर्च फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।